हाँ रे, एक बार इस चीज को समझ लो। अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ। महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों के नाम ही अलग है, कार्य दोनों के सेम है। बस स्थिति बदल जाएगी। एक जना कार्य करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक जना कार्य करेगा स्टेट गवर्नमेंट का। जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो आर्टिकल नंबर 76 में है, और जो महाधिवक्ता जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है उसका पद है 165 में। ठीक है, पहले तो इनके आर्टिकल याद रखने हैं, जो सबसे मेन काम है इनके आर्टिकल याद रखने हैं। दूसरा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर है रे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विधिक कार्य होंगे उसका पहला प्रभारी कौन होगा? महान्यायवादी होगा। और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी कार्य होंगे उनका पहला अधिकारी कौन होगा रे? महाधिवक्ता होगा। ठीक है। दूसरा, इसकी जो योग्यता है वो एक उच्चतम न्यायालय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वो इसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। यदि योग्यता इसकी है तो शर्तें भी इसी की लागू होंगी और वेतन भी इसी का लागू होगा। समझ गए बात? कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वो योग्यता सेम इसकी होगी। योग्यता है तो शर्तें भी वही लागू होंगी। और दूसरा, वेतन भी किसके समान मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बोल रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ कौन आ जाएगा रे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो एक व्यक्ति की योग्यता होती है जज बनने की, वो सेम इसके ऊपर लागू होंगी। ठीक है। योग्यता, शर्तें और साथ में वेतन। ठीक है। ये तीनों चीजें क्या होंगी? इस पे लागू होंगी। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी केस फाइल होता है उसकी सुनवाई कौन करेगा? महान्यायवादी। कौन जाएगा उनकी तरफ से सुनवाई करने? महान्यायवादी। स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भी केस फाइल होता है उसकी सुनवाई कौन करेगा? महाधिवक्ता। ठीक है। दूसरा, पूरे देश में ये दोनों बात जो बोल रहा हूँ, ये दोनों बात सेम है, बस लास्ट वाली लाइन बदलेगी। ये दोनों व्यक्ति, अर्थात 28 स्टेट हो गए आपके, 28 स्टेट के 28 महाधिवक्ता होंगे। ठीक है। और एक ये महान्यायवादी, कितने हो गए टोटल? 29 आदमी। इन 29 वकीलों को ये पावर है कि ये पूरे देश में किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो 28 और एक ये 29वां, ये जिस सरकार ने इनको अपॉइंट किया है उसके खिलाफ नहीं कर सकते। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कंडीशन में खिलाफ नहीं करेगा। अब जैसे कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ होता है? 302 का मुकदमा है मान लो, राजस्थान सरकार का। ठीक है। अब राजस्थान सरकार का यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो मर गया, उसकी साइड से चुनाव कौन लड़ता है? ये वो केस कौन लड़ता है? स्टेट लड़ता है। ठीक है। दूसरा वर्ष से दूसरा जो पार्टी जिसने मारा है वो होती है। अब वो इस पार्टी का केस नहीं ले सकता, सामने वाली पार्टी का केस ले लेगा। ठीक है। भाई मान लो जो मरा है उसके परिवार का केस ले लिया। ठीक है। जिसने मारा है उसके परिवार का केस ले लिया, किसी के अपोजिट आ रहा है, वो स्टेट के अपोजिट आ रहा है, इस ऐसे मामलों की वो सुनवाई नहीं करेगा। इंडिविजुअल मामले होते हैं, जैसे तलाक का मामला है, ठीक है, वसीयत के मामले हैं, जहाँ स्टेट का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। जितने भी क्राइम के मामले होते हैं ना, जैसे चोरी हुई, डकैती हुई, ये जितने भी मामले होते हैं, एक्सीडेंट हुआ, इनमें वर्सेज स्टेट होता है। स्टेट वर्सेज का अर्थ हो गया कि आप सामने वाली पार्टी का केस नहीं ले सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है, इसमें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठते हैं इसकी सहायता के लिए हर हर कोर्ट में। आपने हर कोर्ट में गवर्नमेंट वकील देखा होगा, उसकी नियुक्ति किसके आधार पर की जाती है? ये व्यक्ति करवाता है अपने आधार पर। अब ये हर जगह तो सुनवाई कर ही नहीं सकता ना ये स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है। तो जैसे मान लो अब 302 का मुकदमा है नागौर का, तो ये नागौर थोड़ी भगेगा यहाँ से। एक मर्डर नागौर हो रहा है, दूसरा कोटा हो रहा है, तीसरा भरतपुर हो रहा है, कितने की जगह संभालेगा? ये नहीं संभाल सकता हर जगह। ठीक है। तो उसके लिए हेल्प के लिए इसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभी जिनको हिंदी में बोलते हैं अभियोजक, अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और इसकी इसकी हेल्प के लिए सोलिसिटर नियुक्त किए जाते हैं रे। इसकी हेल्प के लिए कौन नियुक्त किए जाते हैं? सोलिसिटर नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी और महाधिवक्ता कितनी बार भी बन सकता है कोई भी व्यक्ति, इसकी कोई परिधि नहीं है। ठीक है। जैसे अभी जो राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता हैं वो आप देख सकते हो, शाम को यहाँ आते हैं, इनका ऑफिस अपने से ऊपर वाली क्लास के ऊपर है।
ठीक है। तो जो होता क्या है, जितनी एक मंत्री की पावर होती है ना, एक मंत्री के पास जितनी पावर होती है, सारी पावर इस व्यक्ति के पास होती है, उतनी ही सेम पावर इसको दी जाती है। गनमैन इसको ही मिलता है, गाड़ी इसको ही मिलती है, ड्राइवर इसको ही मिलता है। ठीक है। साथ में कई बार जगह अलग जगह जाएंगे तो इनको पुलिस की पेट्रोलिंग भी मिलती है साथ में। ठीक है। अब देखना होता क्या है, मैं जो अभी ये बात बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसको मंत्री के बराबर पावर मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ, ये संसद की कार्यविधि में भाग ले सकता है, ये वाला। तो ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है तो ध्यान रखना, संसदीय समितियों की कार्यविधि में भी भाग ले सकता है। जिस व्यक्ति के पास कैबिनेट का दर्जा होता है, वो संसदीय जितनी भी समितियां बनती हैं, कमेटी बनती हैं, उनमें सब में भाग ले सकते हैं। वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्रियाविधि में भाग ले सकते हैं। सेम बात यहाँ है। ठीक है, कि ये विधानसभा में बैठ सकता है, कार्यविधि में भाग ले सकता है, जितनी भी विधानसभा की समितियां बनी हुई हैं उनमें भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग करने की राइट्स इसको भी यहाँ नहीं है। दोनों के राइट्स सेम है, ये विधानसभा पे लागू होंगे, ये संसद पे लागू होंगे। ठीक है। तो ये इनके दोनों के आर्टिकल हैं, ये दोनों के इनके कार्य हैं। ठीक है, तो इनको लिखना चालू करो। बस आपको जो मेन बातें ये यहाँ रखनी है। अब तक तो दो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं जो बने हैं अब तक, जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसका आर्टिकल 76, उसका आर्टिकल 165। मैं दोनों को साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोनों कार्य एक है। ठीक है। यहां मैं संसद बोल रहा हूं तो वहां विधानसभा बोल रहा हूं, यहाँ सेंटर बोल रहा हूं तो वो स्टेट से रिप्लेस हो रही है, इतना ही फर्क है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है तो इसके योग्यता, शर्तें, वेतन सब किसके अनुसार चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार। और ये किसके अनुसार चलेगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार। ये बात याद रखना, क्योंकि होता क्या है, एक वकील को आप हाई कोर्ट के बराबर लेना नहीं चाहते वहां, और यही आपको कंफ्यूजन होंगे। सेम बातें आएंगी वहां कि एक, अब देखो, एक अभियोजक होता है ना। अब जैसे हर जितने भी कोर्ट है वहां एक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसकी हेल्प के लिए। अब उनकी उस अभियोजक के पास इतनी पावर बाकी वकीलों से एक्स्ट्रा होती है। जैसे इसको कुछ पावर मिल रही है तो पावर्स उनको भी मिलती है, वेतन उनको भी मिलते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, चाहे उनको केस मिले या ना मिले, सरकार की तरफ से वेतन जाएंगे। बाकी वकीलों के पास ये पावर नहीं होती। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी कारण ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश या जो ये अभियोजक नियुक्ति किए जाते हैं या सोलिसिटर जहां नियुक्त किए जाते हैं, जिस कोर्ट में नियुक्त किए जा रहे हैं उस न्यायाधीश के पास इनकी योग्यता होती है। जैसे मान लो यहाँ अपन जयपुर कोई कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट ले लेते हैं, हाई कोर्ट को छोड़कर, जो अपने सिंध गेम के पास में है। ठीक है, वहां यदि कोई अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है तो उसकी योग्यता है ना, उसके न्यायाधीश जो सिमिलर बैठा है ना उसके बराबर है। वो बना नहीं है लेकिन योग्यता है। ठीक है। तो जैसे सेशन कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, उनके बराबर उसकी क्या होती है? योग्यता होती है, जहां भी ये नियुक्त किया जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो लिखना शुरू करो। हाँ, इस पहले वाले की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, दूसरे की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये बात आपको मैंने बहुत बार बता दी है। जहां मैं राष्ट्रपति बोलूं स्टेट में, उसको राज्यपाल से। ये आर्टिकल नंबर सही करना है, इसका आर्टिकल नंबर यहाँ गलत है, ये 65 है। हाँ, जब चाहे सरकार इनको हटा सकती है। ये केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है, फर्स्ट ऑफिसर है लॉ का। ये कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट का है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और ये इसके योग्यता और जो वेतन होते हैं वो किसके सिमिलर होंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और इसके किसके समान होंगे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। लिख दो। वेतन जहां नियुक्ति होगी वो ही देंगे ना। स्टेट है तो स्टेट देगा, सेंटर तो सेंटर देगी, कोई लेना देना नहीं है। संचित नीति के ऊपर भारित वेतन नहीं है। संचित नीति के ऊपर भारित वेतन होते ना तो इनको निकालने की पावर नहीं होती राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। जब सरकार चाहे हटा सकती है। नहीं, पेटेंट कर देते हैं, लेकिन देखो होता क्या है, एक ट्रेजरी फंड होता है, एक नॉर्मल फंडिंग होती है। नॉर्मल फंडिंग से जाती है इनकी। ट्रेजरी फंड वाले होते हैं ना, उनके जो कार्यभार होंगे ना वो फिक्स होंगे। उनकी यदि एक बार नियुक्ति हो गई ना तो उनको हटा नहीं सकता। जैसे लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष का पेमेंट आना फिक्स है। क्योंकि होता क्या है, सरकार उसको अपने पास पक्ष में या विपक्ष में करने के लिए उसके वेतन पर प्रभाव डाल सकती है। इसी कारण जो ट्रेजरी फंड वाले होते हैं उनमें आप घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो। हम्म। कितने नंबर बने रे सीपीओ में? कितने? डूब मर।
डूब मत ढकनी में लेके ना। हाँ तेरे रे। किस में डूबे? इंग्लिश में डूबे? तू किस में डूबा? और कौन है सीपीओ वाला? हाँ ममता। तू कितने पे डूबी? 120 पे डूबी? कौन लेके बैठा? जीके और इंग्लिश? अब तुम लोग कहते हो पढ़ाया हुआ कि पेपर में भी आया, अब गलती करते हो तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ? तो फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटी के ज्यादा भी नहीं तो 15 क्वेश्चन तो पक्के आए होंगे। पेपर डाउनलोड करके भेजो मेरे को आप। फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड पॉलिटी 15 क्वेश्चन पक्के आए होंगे सीपीओ में। 50 क्वेश्चन आते हैं। 25 नहीं आते सीपीओ में, 50 आते हैं। तैयारी करो, क्लियर है। जिसके इतने नंबर है ना, अभी बोल रहा हूँ, जिसके इतने नंबर हैं वो परिधि के ऊपर खड़ा है, इससे ऊपर आसपास में है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ क्या आप सेकंड पेपर में देखो बताऊँ, आप पहले ही यहाँ आई थी हार हार जाओगे, अब तो सेकंड पेपर में अपने 20 नंबर ज्यादा आ जाएं, 50 नंबर ज्यादा बन जाएं। अरे मिल जाएगी। किस्मत पे बात, इतना भरोसा रखना चाहिए। जब आपको यदि क्वालिफाई कर रहे हो तो आप इतनी हिम्मत मत आ रही है। 110 के आसपास लास्ट रहेगी। 118 लड़कों की। हाँ तो बस लड़के पास कर जाएंगे। तेरा पेपर पास हो जाएगा। हाँ तेरा भी हो जाएगा। कितने बताया तूने? 111? फिर तो तू परिधि पे खड़ा है एकदम। अरे तो कोई नहीं, एक बार कोई भी नौकरी पकड़ो फिर प्रमोशन का पेपर देके वापस दिल्ली पुलिस से जाना। ऐसे आता है, एक ऑप्शन होता है जी। इंटरनल पेपर दे सकते हो आप, यदि आपको नॉलेज हो थोड़ा बहुत। हाँ। जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ है वो नाम मात्र की जाती है उनकी। आप ऐसे समझ रहे हो क्या उनको? यदि एक बार आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद में कोई भी एग्जाम दे दे तो आपकी कट ऑफ ओबीसी इनमें नहीं आती, अलग आती है। हाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम डीपी लिखा हुआ आता है कट ऑफ के आगे। इनकी 111 जा रही है ना, तो उनकी 50-60 के आसपास रह जाती है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में कोई नहीं पढ़ता। 200 नंबर तो हाईएस्ट है दोनों पेपर के मिला के। ओबीसी की कट ऑफ मत पूछा करो। जितनी जनरल की होती है उतनी ओबीसी की होती है। ओबीसी वालों के साथ अत्याचार है ये। और राजस्थान की एग्जाम दो तो जिंदगी में मत पूछना, ये बात मैं लिख के देता हूँ। राजस्थान में आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी जनरल की कट ऑफ है ना नीचे नहीं रही है। जबकि यदि आरक्षण के प्रोविजन हटा दिए जाए ना, तो ओबीसी की कट ऑफ राजस्थान में कम से कम जनरल की कैटेगरी से 50 नंबर छलांग मारेगी। लिख दिया रे। हाँ पहला है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहता है, दूसरा है वो राज्यपाल के हिसाब से रहेगा। ये जितने भी विधिक मामले होते हैं, लोग के जितने भी मामले होंगे उनमें केंद्र सरकार को परामर्श देगा, एडवाइस देगा। ये राज्य सरकार को एडवाइस देगा। ठीक है। इसका केंद्र सरकार के पक्ष में क्या करता है, ये वकालत करता है, और वो किसके पक्ष में करेगा? राज्य सरकार के पक्ष में वकालत करेगा। कभी भी एक दूसरे के अपोजिट वकालत नहीं करेंगे।
आप एक मूवी आई थी साउथ की, भीम। भीम नाम था, क्या था? सिंघम सूर्या की मूवी थी। जय है, जय भीम था क्या? वो मूवी देखना। उसमें वो जो वहाँ का महाधिवक्ता है, वो केस हार जाता है साथ में। तो देखना, स्टेट के केस हारते हैं तो स्टेट इनको लपेट दी बहुत है। ये भी ध्यान रख लेना आप। अपन क्या है, थोड़े से फिल्मों से कभी सीखने की कोशिश नहीं करते। अपन हमेशा फिल्मों से गलत चीज सीखते हैं। आप सही चीज भी सीख सकते हो उनसे, बहुत से नॉलेजेबल बातें आती है उनमें। लेकिन अपने को वो नॉलेज चाहिए नहीं होता। मेरे कई बार एक बात समझ में नहीं आती, तुम लोग फीस जमा कराने के बाद में आते क्यों नहीं हो? पहले तो रेगुलर आते हो, जो ही फीस जमा होती है उसके बाद में आना बंद। होगी। इंग्लिश वाला मास्टर सुधारे, मेरा काम थोड़ी है। हाँ। ममता, तेरे यदि ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर एक ही बात है। तू पढ़ तो रही है लेकिन रट रही है। रट रही है तू। और जब तक रटोगे जीके जीएस को, तब तक 100% क्वेश्चन गलत होंगे। 100% गलत होंगे। समझो। यदि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी याद नहीं आ रहा तो रीडिंग लगाओ बार बार। चीजें दिमाग में ऑटोमेटिक बैठने लग जाएंगे। किसकी? जो कॉमन है। जो कॉमन है। जो कॉमन है, या ऐसा करंट जो अब तक कभी गठित ही नहीं हुआ, पहली बार गठित हुआ है। ठीक है। या जैसे, या आर्मी के अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज चलती हैं, इनको पढ़ो। या देखो मैं बताऊं, आजकल करंट में है ना, तुम लोग सोचते हो कि सर करंट नहीं आया, आता तो करंट ही है। अगली पहली लाइन है कि यह भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है लेकिन केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। वह भी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध किसी मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। दूसरा, यह संसदीय सदनों की कार्रवाई एवं संसदीय समिति की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन इस आधार पर इसे मत देने का अधिकार नहीं है। ऑन द बेसिस नहीं है कि यदि इसमें प्रेजेंट हो सकता हो तो उसके आधार पर आप इसको वोटिंग का राइट्स दोगे, वोटिंग का राइट्स इसको नहीं है। और ना वोटिंग का राइट्स इसको है, भाग ये भी ले सकता है। दूसरा, इसके लिए सोलिसिटर नियुक्त किए जाते हैं, उसके लिए कौन नियुक्त किए जाते हैं? अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं।
आपकी सिस्टर किस चीज़ की तैयारी करती है? कौन सी कोचिंग? तुम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलते, कई बार क्वेश्चन को पढ़ के एक्स्ट्रा रीड कर जाते हो। पहले मेरे भी होते थे, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे हमेशा ही सही हुए हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन को पढ़ते टाइम सिर्फ क्वेश्चन की बात ही सोचता हूँ, एक्स्ट्रा पे जाता ही नहीं कि यार वहाँ मैंने सर ने ये भी लिखाया था, मैं उससे ज़्यादा राइट नहीं करता उसके ऊपर। ऑप्शन देखो, अब ये क्वेश्चन 100% सही होगा जीके जीएस में। यदि आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे तो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया 100% गलत होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। और पॉलिटी तो बहुत खतरनाक चीज है, पॉलिटी में तो एक्स्ट्रा दिमाग लगते ही अर्थ चेंज होता है पूरा का पूरा। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिर भी बच जाओगे, बायो में बच जाओगे, इकोनॉमिक्स में बच जाओगे, यहाँ नहीं बचोगे। और आपके तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप गलत करते हो, मेरे ये समझ में नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई सोचने वाली बात ही नहीं आती उसमें। मैंने आपको आईएएस वाला पेपर दिखाया था ना, उसमें कितने खतरनाक क्वेश्चन थे, वहां सोचना मजबूरी हो जाती है व्यक्ति की। आपके भी आने लग गए क्या वो? कितने गए थे? डॉक्टर से भी खतरनाक है तू तो। तो वो राइटिंग लिखता है जो मैं रिवीजन करते समय लिखता हूँ। रिवीजन करते समय मैं एक पेज में है ना लगभग काम कर लेता हूँ मेरा, लेकिन ऐसा लिखता हूँ वो मैं ही पढ़ के बता सकता हूँ कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है। हैं? कितनी बार बताऊं तुम लोगों को, कल परसों ज्ञान तो दिया था पूरा इसी मैच बेस पे। मैंने तुम्हारी बता दिया, तुम लोग कैसे करते हो और करना कैसे है वो भी बताया था साथ में। रिवीजन करने के दो तरीके हैं, पहले एक नहीं हुआ करता था, आजकल एक और चलता है। जैसे आपने आज पढ़ लिया, 7 दिन बाद में जब आप पढ़ो ना, तो पेन और कॉपी तो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर लिख के देखो। अब लिखने में आपको राइटिंग इतनी बेहतरीन नहीं लिखने की, अपने को किसी को समझाना है, अपने को समझना है ना, अपने हिसाब से लिखो। लिख लिया। या दूसरा तरीका है रिवीजन करने का आज के दिन, कि जैसे मान लो आपको लगा ना यार कुछ कुछ दिक्कत है अभी पढ़ने में, और तो आप नोट्स खोलोगे वापस शुरू से पढ़ोगे तो आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो आपके जैसे अपने वाली क्लास तो यूट्यूब पे मिल ही जाती है, लगाया कानों में ईयरबड्स, शुरू कर दो 1.5 के ऊपर। डेली की 2 क्लास निकालोगे, 1 घंटे में 2 क्लास निकल जाएंगी।
उसमें जो मैं बोलता हूँ वो ज़्यादा सुनो, जो लिखाता हूँ वो कम सुनो। यूट्यूब की वीडियो जब भी सुनते हो, जब मैं बोलता हूँ ना उसको ज़्यादा सुनना है, क्योंकि मैं उस टाइम पे यही बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं क्या नहीं आते। लिखने वाला तो आपने पहले वैसे ही कॉपी में लिख रखा है, उसका क्या दिक्कत है। यानी 1 घंटा भी नहीं लगेगा यदि आप थोड़ी बहुत तो स्किप भी होगी, जैसे अभी टाइम मैं ये खड़ा हो रहता हूँ टाइम लिखवाने के लिए, तो उसको स्किप कर दो, आपके 40 मिनट में आपके 2 वीडियो डेली कंप्लीट हो सकती हैं। अब देखो रे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बाकी प्रधानमंत्री आपका कंप्लीट है। हाँ, 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है केवल राज्य मंत्री, वो तो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ठीक है, और एक होते हैं आपके उप मंत्री। ठीक है, अब देखो मैं बताऊं ये कब कब कौन से बनाए जाते हैं। ये जो उप मंत्री है ना, ये तो किसी ना किसी को राजी करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये जरूरत नहीं होती। लेकिन हुआ क्या भाई, डिपार्टमेंट तो फिक्स है, और हर व्यक्ति जो जीत के आया वो ये चाहता है कि मैं मंत्री बनूं। ठीक है, चाहे कोई भी विभाग मिले लेकिन मंत्री पद मिले। ठीक है, होता क्या है फिर उसमें जैसे अभी गठबंधन में, तो गठबंधन के टाइम पे उप मुख्यमंत्री ज्यादा आया करते हैं। वैसे नॉर्मल सरकारों में नहीं आते, जहां बहुमत होता है दल के पास वहां नहीं आते, लेकिन गठबंधन में क्या होता है पार्टियों का कॉम्बिनेशन बना के चलता है, तो उस टाइम पे उप मुख्यमंत्री पद आता, ये उप मंत्री पद आता है। वैसे ये संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इन्होंने खुद क्रिएट किए हैं। कुछ 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 पद ऐसे हैं जो संविधान में कहीं नहीं है, जैसे उप मंत्री है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री है, उप प्रधानमंत्री, एक कहीं इनका उल्लेख ही नहीं है। बस सरकारों ने अपने आप को राजी करने के लिए, अब जैसे मान लो प्रधानमंत्री के 2 व्यक्ति दावेदार हैं, एक को तो बना दिया, दूसरा राज्य अब नाराज थोड़ी करना है उसको, तो उसको उप प्रधानमंत्री की पावर दे देते हैं। इतना ही काम है, इसके अलावा कोई दूसरा उसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है और कुछ नहीं है। कैबिनेट का दर्जा मिल गया है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट दे देंगे, बस सीधा इतना ही काम होता है। ठीक है, प्रधान, अब देखो ये बात मैंने आपको बहुत बार समझा दी है कि कोई मंत्री मर गया है तो सरकारें नहीं गिरती हैं, पद खाली होता है, पद भर दिया जाएगा। लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई है तो सरकारें गिर जाएंगी, शून्यता की स्थिति आएगी, सरकार नहीं बनेगी। ये चीज ध्यान रख लेना। ये कई बार क्वेश्चन आता है कथन कारण में कि भाई कोई मंत्री की मृत्यु हो गई तो क्या सरकार गिर जाएगी, तो जिसका नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके आप बोले मंत्री मर गया सरकार गिर गई। ठीक है, ध्यान रखना, मंत्री मर गया या त्याग पत्र दे, दोनों की बात कर रहा हूँ, त्याग पत्र या मंत्री मर जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पद रिक्ति होगी, कोई ना कोई व्यक्ति को दूसरे को बिठा देंगे वहां। लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई है या त्याग पत्र दे दिया है तो सरकार पूरी गिरी हुई मानी जाएगी, शून्यता की स्थिति होगी। ठीक है, और उसको दूसरी सरकार क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। लिख दो। आर्टिकल नंबर 77 और आर्टिकल नंबर 78 ये दोनों पहले आ गए हैं, ध्यान रख लेना। हम्म, हाँ, कई अंडर में होते हैं, कई नहीं होते हैं, कई डिपार्टमेंट फ्री भी होते हैं। लेकिन इन दोनों मंत्रियों की पावर लगभग सेम होती है। कैबिनेट में वैसे मेन मेन मंत्रालय तो ये है सारे के सारे, लेकिन जो ये स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री है ना, इसकी पावर लगभग कैबिनेट के बराबर होती है, कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। ये वो सारे कार्य कर सकता है जो ये कैबिनेट मंत्री कर सकता है। नीचे जो जो आऊंगी पावर कम होती आएगी। क्योंकि मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट एंड काउंसिल, दोनों में क्या फर्क है। ये सारे मिलके काउंसिल बनाते हैं, सारे मिलके। कैबिनेट के अलावा जैसे मान लो जिस डिपार्टमेंट में इसको कार्य दे दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार का अर्थ ये होता है कि ये जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ना, जैसे इसके ये 2-3 विभागों से स्वतंत्र प्रभार नहीं होते। किस किस का नहीं होता, होम मिनिस्ट्री का स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा, वित्त मंत्री का स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा 1-2 डिपार्टमेंट और हैं जिनके स्वतंत्र प्रभार, एक्सटर्नल अफेयर का नहीं होगा, रक्षा मंत्री का नहीं होगा, इनके नहीं हो सकते स्वतंत्र प्रभार। इसके अलावा जैसे मान लो आपका डिपार्टमेंट है पंचायती राज। ठीक है, अब पंचायती राज पूरे देश की है। ठीक है, अब कैबिनेट के बाद में यदि कोई व्यक्ति को पंचायती राज का पूरा कार्यभार संभालना हो, ये हर हर जगह कार्य नहीं कर सकता ना,
तो स्वतंत्र प्रभार का अर्थ ये होता है कि किसी भी स्टेट के पंचायती राज्य कार्य को देख सकता है। ठीक है, जैसे मान लो, दूसरा मान लो शिक्षा का बना दिया। ठीक है, अब शिक्षा की पॉलिसी सरकार नई लेके आई थी, कोई स्टेट नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा है तो इंचार्ज दे देते हैं कि आप इसका कार्यभार संभालिए और आप इसको इंप्लीमेंट करवाइए। और राज्य मंत्री का लगभग काम ये है कि ये इन कैबिनेट के नीचे कार्य करते हैं। हाँ, हाँ, वो उसकी जगह कर देते हैं, चार्ज दे सकता है अपना, कैबिनेट की ही तरह कार्य करेगा। यदि मेनली देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री ही स्वतंत्र प्रधानमंत्री को कार्यभार देता है और राज्य मंत्री को भी स्वतंत्र यही कार्य देते हैं। लगभग ये सारे कार्य इसी से निकल के आएंगे और इनको कार्य देने का व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री। आगे एक लाइन आएगी आपको, जेगनिस ने एक लाइन कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक जेगनिस नाम के व्यक्ति हुए थे, उन्होंने एक लाइन कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी रास्ते हैं ना वो वाया प्रधानमंत्री होके जाते हैं, सारे के सारे, किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आगे मुनेरो ने कहा था, मुनेरो ने ये कहा था कि जो ये नाव, मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नाव है तो उसका कप्तान कौन है? प्रधानमंत्री है। तो ये कुछ कथन है वो अभी आ जाए आपके सामने आगे आएंगे। जैसे पिछली बार राज्य मंत्री हुआ करते थे अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्री के साथ में आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय, आपने देखे हो तो वो वित्त मंत्री के थे, तो वो कार्यभार संभालते रहते हैं, क्योंकि एक आदमी कितना कार्यभार करेगा, नहीं कर सकता। चलो मैं तो एक चीज मानता हूं कि वर्तमान में सरकारों में एक काम बढ़िया होने लगा है पहले वाली सरकारों की बजाय। पहले क्या होता था कि जिस व्यक्ति को राजनीतिक नॉलेज होता था लेकिन क्वालिफिकेशन जीरो है, वो क्या कार्यभार करेगा? राजनीति करना और सरकार का कार्य करना दोनों में रात दिन का फर्क है। राजनीति आप यहाँ भी बैठ के कर सकते हो, क्लास की राजनीति है, राजनीति करनी आनी चाहिए। मैनिपुलेट करना राजनीति है, सीधे से कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं। और सबसे बड़ा मैनिपुलेट घर वालों को, ध्यान रखना, घर वालों को मारना राजनीति है, बाहर वालों को मारना गुंडागर्दी है, ये चीज ध्यान रख लेना। घर वालों को मारना राजनीति है और बाहर वालों को मारना गुंडागर्दी है, ये राजनीति फिल्म का डायलॉग है। ठीक है, किसको समझ में नहीं आ रहा? यही तो पॉलिटिक्स और है क्या? भाई एक बात तो, कोई पॉलिटिकल आदमी आपको एक बात बोल गए, वो तुरंत की तुरंत समझ में आ गई तो वो पॉलिटिकल है ही नहीं। आप 10 दिन सोचो कि बोल के क्या गया है, 11वें दिन अच्छा बढ़िया आदमी है, तगड़ी बात बोल के गया था। वो घोड़े वाली कहानी नहीं सुनी आपने एक? अच्छा, मेरा काम यही है तेरे तेरे को घोड़े वाली कहानी सुनाऊं? जंगल में कोई किसी ने चुटकुला सुनाया, सब हंसे जोर जोर से। ठीक है, सब सारे हंस लिए, घोड़ा चुपचाप बैठा था, घोड़े को समझ में नहीं आई बात। ठीक है, घोड़ा अगले दिन जोर जोर से हंस रहा, सारे जानवर आ गए, बोले भाई ऐसा क्यों कर रहा है? बोले यार वो जो कल बात तुम लोगों ने बताई थी ना, वो मेरे को आज समझ में आई है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, कोई बड़ी बात नहीं कि मैं बोल के जाऊं वो आपको आज ही समझ में आ जाए, 2 दिन बाद में आए। तो ये है आपका। ठीक है, इसके बाद में शायद कुछ कथन है वो लिख दो। अच्छा, प्रधानमंत्री के कुछ पॉइंट्स और हैं। प्रधानमंत्री, ये लाइन देखो, पहले वाली पहले भी आ गई थी, अब दोबारा ये, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इनका मेन अध्यक्ष होता है। इनके अध्यक्ष अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक यदि अब तक एग्जाम में आया है तो ये आता है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। अब होता क्या है, एक चीज ध्यान रखना, जो जल विभाग वाला मंत्री होता है ना, आप ये सोचते हो कि वो इसका अध्यक्ष है, जबकि नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बाकी ये नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद ये आपने बहुत बार पढ़ी है, ये आपको याद रह जाएंगे कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वो याद रखना। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। यदि भाई किसी को कोई कार्य के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो आप किसको रिप्रेजेंट करोगे? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है ना अपने देश की, उसका असली रूप, उसको मूर्त में डालने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जितना बेहतरीन प्रवक्ता होगा उस देश की उतनी ही विदेश नीति बेहतरीन होगी, ये चीज ध्यान में रख लेना। जवाहरलाल नेहरू बहुत बेहतरीन प्रवक्ता थे अपने टाइम के, तो उस टाइम की विदेश नीति, आज भी भारत की विदेश नीति उनके धुरी के साइड ही घूमती है, कोई इन्होंने नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आए हैं लोग, आज भी वही घूमती है।
ठीक है, वही आज माध्यम है इनका। कोई उसके जवाहरलाल नेहरू से बेहतरीन प्रवक्ता आज तक कोई नहीं हुआ है विदेश। आज यदि आप ये मान रहे हो, उसके बाद में यदि कोई बेहतरीन प्रवक्ता के मामले में आया है तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, और उसके बाद में मोदी जी आए हैं प्रवक्ता के मामले में। कि जो आदमी बोलने लग जाए तो उनको सुनने की कैपेसिटी हो सामने वालों की। हाँ जी बोलिए। हाँ तो दूसरा। हम्म। मेंबर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव करने वाला व्यक्ति है। हाँ, अदर चीफ सारे भी चीफ मिनिस्टर हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहा है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देता है वहां। ठीक है, इसके अलावा जहां राष्ट्रपति शासन लगे हुए होते हैं उनके राज्यपाल, अब हर यूटी में क्या नहीं है, विधानसभा नहीं है। छह यूटी ऐसी, छह तीन तीन पांच पांच यूटी ऐसी हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, तो उनकी जगह प्रशासक अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको प्रशासक रिप्रेजेंट करते हैं। वहां उपराज्यपाल का पद नहीं होता है। जहां यूटी नहीं होती है, जहां विधानसभा नहीं है, जिस यूटी में, वहां उपराज्यपाल का पद नहीं होता है, वहां प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन कौन होता है, प्रमुख है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे यदि मैन प्रमुख, यदि राजनीतिक स्तर पॉलिटिकल कौन है, प्रधानमंत्री है। लेकिन यदि आप प्रोफेशनली जाओगे, ठीक है, डिपार्टमेंटली जाओगे तो राष्ट्रपति है। ठीक है, और सत्ताधारी दल का नेता होता है। सेनाओं का क्या होता है, राजनीतिक प्रमुख। वैसे संवैधानिक प्रमुख कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रपति। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो मैं बताऊं आप, कंफ्यूजन क्या कहाँ होता है। तुम लोगों के यही क्वेश्चन आएगा, सेम मान लो यही मान लेते हैं आपके सीपीओ में ये क्वेश्चन है कि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। अब बताओ तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी आंख को क्या बताओ उस टाइम पे क्या होता है, भगवान मालिक है। तुम पढ़ते हो सेनाओं का प्रमुख होता है और पहला ऑप्शन राष्ट्रपति। इतना बड़ा शब्द तुम्हें नहीं दिखता, और तुम लोग इसको गलत करके आते हो, 100% गलत करके आते हो। एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम को नॉर्मल तरीके से हैंडल करना जब तक नहीं आएगा तब तक बहुत दिक्कत करोगे आप। आपको ऑप्शन बढ़ने होते हैं ना। ठीक है, जैसे आज के दिन एक दो, दो और एक तीन, तीन एग्जाम ऐसी है जहाँ लिखित पेपर है आज भी। आईएएस आरएस, एक होती है आपकी पीजी की जो एंट्रेंस एग्जाम लगती है वो। ठीक है, वहां है ना आदमी, क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपको पता है आईएएस में मेंस कैसे क्लियर होती है, नॉलेज से नहीं होती, नॉलेज से होती ही नहीं वो। आपको यदि, देखो मैं बताऊं वहां कैसे क्लियर होगी। जैसे मान लो ये एक तो ये आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक ये कर रहा है, ये मान लेते हैं अपन। इसको नॉलेज बहुत है लेकिन इसकी लिखने की स्पीड नहीं है। इसको नॉलेज इससे आधा है लेकिन इसकी लिखने की स्पीड है गोली की तरह है। 45 क्वेश्चन आए, इसने 40 क्वेश्चन अटेंड कर दिए। इसने 45 में जो, जिसने इसने 25 क्वेश्चन अटेंड किए लेकिन इसका लिखा हुआ बहुत बेहतरीन है, और इसका लिखा हुआ ये मान लेना इसका आधा भी नहीं है, ये फेल होगा, ये पास होगा। आईएएस का मेन फंडा है, जितने क्वेश्चन आए हैं अटेंड कर दो, मेंस क्लियर है। इंटरव्यू क्लियर नहीं हो ये मेरे को नहीं पता, इंटरव्यू इसी का क्लियर होगा, उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वहां नॉलेज का चलता है सारा खेल। लेकिन ये जा ही नहीं रहा, दिक्कत है ये जा ही नहीं रहा। लेकिन होता क्या है, इंटरव्यू के लिए टाइम मिलता है 3-4 महीने में, आदमी यदि क्लियर कर लेता है। इंटरव्यू घुमाने वाला व्यक्ति चाहिए, सबसे बड़ी बात। इंटरव्यू को आपको चलाना आना चाहिए। इंटरव्यू आप चलाना सीख गए तो आप इंटरव्यू पास कर जाओगे। इंटरव्यू को अगले अगले वाले चलाने लग गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कैसे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सोशल मीडिया की थीम्स हैं। देखो ऐसा जरूर हो सकता है, हाँ, कि अगले को आप देखो, होता क्या है, सबसे बड़ा खेल है इंटरव्यू का पर्सनैलिटी। आप गेट में एंटर हो रहे हो, आपने गेट ऐसे, वो गेट को धक्का मारा, खुला, आप अंदर आ गए, गेट पीछे आवाज कर रहा है, ये मान लो लिख के ले लो मेरे से, आप उस इंटरव्यू को पास नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये बात। ठीक है, बैठते टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, ड्रेस कोड मैच नहीं हो रहा, नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे कुछ लड़कियां होती है ना जिनके वो यहाँ जुल्फ आती है और वो उसको लट्टी चलाती रहती है ऐसे, उनकी अंगुली की लट्टी चलाने की आदत होती है, वो नहीं कर सकती। बहुत खतरनाक किस्म के इंटरव्यू होते हैं यदि इंटरव्यू वाला डिकोड करने वाला हो। ठीक है, कुछ लड़के नहीं होते जो तेरा नाम की टाड़ वाड़ निकालते हैं, ऐसे बच करते करते हैं,
उनके उनके बताऊं वो फेल कैसे होंगे। मैं आपको फिक्स बता रहा हूं कि यदि अगले को फेल करना है ना, तो वो पूछेगा मेरे चाचा का नाम बता। अब उसके चाचा को आप कैसे जानते हो भाई? नहीं जानते ना। और उसको आपको पास करना तो बोलेगा तेरे चाचा का नाम बता। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। आप पहले 5 मिनट में इंटरव्यू में कैसा रिएक्ट करते हैं, इंटरव्यू चलेगा उसी ऑन द बेसिस। आपको अगला कहे इंट्रो बताओ खुद का, तुम लोग बोलोगे सर फलाना नाम ढिमकाना नाम, अगला एक ही जवाब देगा आपको सीधा, ये तो मेरे पास ही पड़ा है, इसके अलावा बताओ। भाई सामने आपका रिपोर्ट कार्ड तो पूरा है ही, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डीओबी, आप कहाँ पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, वो सब कुछ अगले के पास पहले ही पड़ा है। उसके अलावा बताओ जो वहां आपके पास उस पे टेबल पे नहीं है। इंटरव्यू को देखो बताऊं, आईएएस में तो आप फिर भी इतना इंटरव्यू नहीं चला सकते, लेकिन इसके अलावा धरती पे किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू आप चला सकते हो। चलाने वाला होना चाहिए नॉलेज, लेकिन ध्यान रखना जैसे होता क्या है कई बार, और कॉन्फिडेंस में चलाने में आ तो जाते हैं, लेकिन अपने ही सब्जेक्ट में फंस जाते हैं। जैसे मैं मैंने मान लेता हूँ कि मेरा आरएस का एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे को अगला पूछा कि भाई अगला एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। कैसे पूछेगा कि आपकी मेंस क्लियर हुई और इंटरव्यू, इसके बीच में आईएएस के में तो 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन आरपीएससी है ना, वो बिंदास है। वो 10 महीने भी दे देती है, साल भी दे देती है, 6 महीने भी दे देती है। आरपीएससी का मस्त काम है। वो आज तक 6 महीने से पहले उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं करवाया, रिकॉर्ड है उनका। और वो कब करवाएंगे ये भी नहीं पता होता। आप 6 महीने सो रहे हो आराम से, अगले दिन पता चला कि इंटरव्यू डेट आ गई है, ये ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, फिर जब डेट देते हैं तब टाइम नहीं देते। डेट जैसे मान लो आज अनाउंस कर रहे हैं तो अगले 2 दिन के बाद की डेट होगी उसमें। हाँ, तो इस 6 महीने में आपने क्या किया? आप कहते हो, ये कह दो ना गलती से भी कि सर 6 महीने आराम से पेपर क्लियर हो गया था, मैं तो घर पे ही था, मर गए, वहीं मर गए। इतने ठाले हो तुम, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। आप उसी टाइम ये बोल दो। यदि आपको देखो ध्यान रखना, यदि कभी इस मुकाम तक पहुंचो तब बता रहा हूं, वो सब्जेक्ट पकड़ो जो आपका सबसे बेहतरीन हो। ध्यान रखना वो वहां तक जाएगा जहां तक तुम सोच नहीं सकते उस सब्जेक्ट में। ये बोल दो कि सर मैं 6 महीने ये सब्जेक्ट पढ़ाने लग गया था स्कूल में। क्लास का लेवल बहुत सोच समझ के बोलना कि कहां तक पढ़ा रहे थे। ठीक है, 10वीं तक, 11वीं तक, 12वीं तक, ठीक है। क्योंकि आप आरएस और आईएएस का एग्जाम कर रहे हो तो आपकी इतनी तो हिम्मत है कि आप 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ा रहे हो। आप वहां बोलो नहीं सर मैं तो 5वीं में ककड़ा गड़ा पढ़ा रहा था, वो चीज नहीं चलेंगे। उसके बाद में जैसे मान लो आपने पॉलिटी बोल दी, ज्योग्राफी बोल दी, या हिस्ट्री बोल दी, या और कोई सब्जेक्ट बोल दिया, ऑन द बेसिस में आपको ये कहता हूँ 45 मिनट के इंटरव्यू में आपके 30 मिनट वो उसी सब्जेक्ट की बात करेगा। आपने यदि अपना 70% भी उसको दे दिया, आपका इंटरव्यू क्लियर है। उसी सब्जेक्ट में यदि आप अटक गए तो आपका इंटरव्यू का जो 45 का टाइम का पीरियड था वो घट के हो जाएगा 25 मिनट। 25 मिनट में अगला आपको बाहर निकालेगा, आप फेल हो जाओगे। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। और आईएएस में इससे थोड़ा सा अलग चलता है। हाँ, ये आपके जो कथन रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुनेरो एंड जेनगिस। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत यदि कार्यकारी, हाँ, किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए, कार्यकारी का अर्थ हो गया वर्किंग पर्सन, ठीक है। यदि भारत में आप यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करोगे तो भारत के राष्ट्रपति से तुलना नहीं होगी, वो तुलना किससे की जाएगी? प्रधानमंत्री से। ये चीज ध्यान रखना रहे आप, ठीक है। और मुनेरो ने कहा था कि यदि राज्य है, राज्य अब यहाँ राज्य कौन है मुनेरो के हिसाब से? भारत। ये ध्यान रखना, ये भारत की बात कर रहा है यहाँ। तो वह राज्य की नौका क्या है? कप्तान है। कौन है कप्तान? प्रधानमंत्री है। और जेगनीस ने कहा था ये वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? अरे परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। वो वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग किसकी ओर आते हैं? अरे प्रधानमंत्री की ओर ही आते हैं, ठीक है। कैबिनेट देखो बताऊं भाई, कोई मंत्री कब तक मंत्री रहेगा? जब तक प्रधानमंत्री चाहे। उसने राष्ट्रपति को सलाह दे दी है कि आप इसको हटा दो, तो वो हटा देगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये 3 कथन है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। मेनली जो कथन पूछा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है।
अब जैसे इस कथन को चेंज कर सकता है जगनीश वाले को, कैसे? क्वेश्चन में अगले ने बोल दिया कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने प्रधानमंत्री व कैबिनेट को सूर्यमंडल की भांति बताया था। अब ये सूर्यमंडल ही तो हो गया, सूर्य और ग्रह, सूर्यमंडल ही तो है पूरा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। कुछ वर्ड चेंज कर सकता है, आप बोलोगे सर आपने सूर्यमंडल नहीं लिखा है, तब मैंने सूर्यमंडल को डिस्क्राइब कर दिया है। अब इतना नॉलेज नहीं है कहाँ का है। आगे 2 स्लाइडों में वो 6 प्रधानमंत्री हैं जो कभी मुख्यमंत्री रहे थे। यूनाइटेड किंगडम का चुनाव होता है तो कौन कौन भाग लेता है उसमें? यूनाइटेड किंगडम के मैंने कितने हाउस बताए थे आपको? कौन कौन से? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। लॉर्ड्स में तो मनोनीत, और कॉमन्स में जो निर्वाचित होते हैं। अभी 615 सीटों पे उनके चुनाव हुए हैं कल, 2 दिन पहले 5 जुलाई को। 4 जुलाई को चुनाव हुए थे, कल से गणना चल रही है। ऋषि सुनक की सरकार गिर गई है, उनको 121 सीटें मिली हैं। और जो सामने लेबर दल था उसको 415 सीटों के आसपास बहुमत मिला है। अब मेरे को ये बताओ, जो मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, ब्रिटेन का चुनाव होता है तो ब्रिटेन के चुनाव में चुनाव कहाँ कहाँ होते हैं? क्या अकेले ब्रिटेन में होते हैं या कुछ अलग देशों में भी साथ में होते हैं? वेनस, स्कॉटलैंड एंड उत्तरी आयरलैंड। ध्यान रखना, ब्रिटेन का जब चुनाव किया जाता है तो अकेले ब्रिटेन में नहीं होता है। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेनस एंड उत्तरी आयरलैंड, इसको सारे को बुला के बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। वेल्स है कि वेनस है? हाँ, वेल्स। वेल्स, उत्तरी आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन खुद, इसको पूरे को बोल के क्या बोलते हैं आपके? यूनाइटेड किंगडम, यूके। इनका कार्यकाल शायद देखना पड़ेगा कितना है इनके, 5 का प्रोविजन है कि 6 का प्रोविजन है। तो पहले दूसरे इस पार्टी का दूसरा था, उसकी जगह इसने कार्यभार संभाला था। हाँ, लिखा। ये मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये 6 हैं। पहला है मोरारजी देसाई। ये बंबई राज्य के 1952 से लेकर 56 तक अवधि तक मुख्यमंत्री रहे थे, और 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ये थे तो कांग्रेसी, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद में ये गैर कांग्रेसी हो गए थे। ठीक है, 1966 के बाद में ये व्यक्ति क्या हो गया था? गैर कांग्रेसी। जब तक ये जिंदा रहा तब तक इसने इंदिरा गांधी की बुराई की है, कभी उसके पक्ष में इसका तर्क नहीं देखा गया है। चरण सिंह, ये अविभाजित भारत उत्तर प्रदेश, ठीक है, अर्थात जब उसको उत्तराखंड को अलग नहीं किया गया था, उत्तरांचल को, तब 67 से लेकर 68 तक, तथा पुनः 1970 में क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद में मोरारजी देसाई की, कल मैं आपको बता रहा था ना, सरकार गिर गई थी, तो नीलम संजीव रेड्डी ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? चरण सिंह को। ठीक है, और वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसके? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। कब बने? 1989 लेके 1990 तक। आपको इनके नाम याद रखने हैं। देखो क्या क्या याद रखो, कौन सा कहां का मुख्यमंत्री था और प्रधानमंत्री कब बना, बस ये याद रख लेना। और ज्यादा डेट ये ईयर ईयर नहीं पूछते हैं। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कहाँ के थे? बंबई के। उस टाइम पे बंबई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो और बाद में स्वतंत्र में क्या बनते हैं? गैर कांग्रेसी। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन है इसी लाइन से, कि मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो बंबई के। ठीक है, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कब बने? तो 1977। मरने वाला ध्यान और रखना कि कौन हटा है उससे पहले, तो इंदिरा गांधी हटी थी। तो इंदिरा गांधी के बाद में कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद में कौन बने थे? चरण सिंह।
चरण सिंह 79 में बने थे। कौन? हम्म। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसकी मृत्यु विदेश की धरती पे हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ? ताशकंद। आज कहाँ है ताशकंद? उज्बेकिस्तान में। पहले किसका हिस्सा था ताशकंद? रशिया। सोवियत संघ। जहां तक अपन जिंदा रहेंगे तब तक आप दोबारा सोवियत संघ को देख जाओगे आने वाले वक्त में। कैसे? पुतिन साहब लगे हुए हैं ना। ये इसके बाद में कोल्ड वार की वजह से, शीत युद्ध की वजह से। देखो, जितना बड़ा क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है, आपकी आप हर जगह समाजवादी नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं तानाशाही दिखानी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना। तानाशाही और हथियार आपके सबसे बड़े क्षेत्र को सुरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। लिख दिया? जल्दी करो, लास्ट स्लाइड है, पूरी करते हैं। फिर आपका प्रधानमंत्री कंप्लीट है। कल पार्लियामेंट शुरू करेंगे। अगले 4 नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं पीएम पीवी नरसिम्हा राव, जो दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और ये 1971 से लेकर 73 तक कहाँ के प्रधानमंत्री थे? मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश के। और एच डी देवगौड़ा ये कहाँ के थे? कर्नाटक के। और 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकारें क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। और नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री थे, वर्तमान तक चल रहे हैं, 2029 तक तो चलते रहेंगे। और 2001 से लेकर 14 तक बीच में किसके मुख्यमंत्री रहे थे? 4 बार। गुजरात के। इस आदमी की ये कहानी है, ये जहां भी जाता है वहां 4 बार का कार्यकाल पूरा करके आता है अपना। तो अभी तो तीसरा ही है। नहीं, हो जाएगा तीसरा, तो कोई नहीं रोकने वाला इसका। ये आपका प्रधानमंत्री कंप्लीट है। कल पार्लियामेंट शुरू करेंगे।